तो रिवीजन के लिए हम फॉलो करेंगे ये नोट्स एंड लाइक पेपर पैटर्न आप लोगों को पता ही है, बट मैं फिर से लाइक एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पेपर पैटर्न आपका क्या है। आपका पेपर 30 और 70 रेशियो में आता है। 30 सेक्शन ए, 70 हमारा सेक्शन बी। और सेक्शन ए में हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं विद नो नेगेटिव मार्किंग। अगेन बिफोर स्टार्टिंग हमारा जो कोर्स का एरिया, मैं कुछ की एरियाज आपको दोबारा से फोकस पे बताना चाहूंगी कि ये की एरियाज को आपको जरूर जरूर करना ही करना है। ये एरियाज जरूर टेस्ट होते हैं। सो देखो, एक हमारा रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है, जरूर टेस्ट होगा, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते। प्रोसीजर है, आने ही आने हैं 5 से 7 नंबर। मैं मिनिमम एरिया बोल रही हूँ, लोअर कैप बोल रही हूँ, होते होते ये 12-15 भी हो सकती है। अगेन ये एरिया रिस्क और इंटरनल कंट्रोल एरिया है, ये दोनों मिला के 25 से 30 नंबर का मैक्सिमम लेवल पे टेस्ट हो सकता है। एंड एथिक्स में आप 5 से 7 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन आएगा जेनेरिक नॉलेज एरिया बेस्ड, जो कि जर्नल नॉलेज बेस्ड केस से लिंक नहीं होगा, मतलब मिक्स मैच करके, मतलब वो थोड़ा सा अगर आप वर्डिंग क्वेश्चन की पिक करना चाहते हो कर सकते हो, बट वो जर्नल नॉलेज एरिया बेस्ड होगा, जो कि हम 4 to 6 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन जो है किसी भी क्वेश्चन में सेक्शन बी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, तो इसलिए हम जो है हमारा ये एरिया को ध्यान रखेंगे। पेपर पैटर्न हमारा ये हो गया 30 एंड 70। अब डबल ए पेपर, अभी तक आपने जितने भी पेपर दिए हैं और उसका डबल ए में क्या डिफरेंस रहेगा, देखो जितने भी डबल ए के पेपर जितने भी पेपर आपने स्किल लेवल के दिए हैं ना, तो स्किल लेवल के बाकी सारे पेपर्स में आपका 60-40 रेशियो चलता है। तो 60-40 रेशियो होने के कारण आपका टाइपिंग वाला एरिया जो होता है कम होता है, बट यहाँ पर क्या है, आपका टाइपिंग वाला एरिया ज्यादा है। तो मेक श्योर दैट जितने भी दिन अभी बचे हैं, 20 दिन बचे हैं मैक्सिमम, तो हम उस 20 दिनों में हर रोज एक चाहे छोटा क्वेश्चन टाइप करें। पूरा 20 मार्क का नहीं हो पा रहा तो उसका एक सब पार्ट टाइप करो, बट टाइप जरूर करो। अगेन मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि 3 पेपर जो है एग्जामिनेशन कंडीशन में आपने देने हैं। मुझे भी आप मॉक टेस्ट दोगे, उसके अलावा आप दे सकते हो खुद से, खुद का सेल्फ टेस्ट जरूर करो। एंड वो सेल्फ टेस्ट करने के बाद उसका आंसर मैच करो। एंड उसी क्वेश्चन पेपर की एग्जामिनेशन रिपोर्ट साथ साथ मैच करके पढ़ो कि हमने क्या मिस्टेक की है। यही अप्रोच एसीसीए के सारे पेपर्स के लिए सबसे सबसे ऊपर आपने करनी है। एंड अगेन कुछ नया टेक्निकल आर्टिकल आ गया, वो हमें जरूर देखना है, तो ये आपने देखना है। हम क्लास में जो जो ये एरियाज हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट करेंगे। अगेन डबल ए के पेपर में है तो वो 30 मार्क्स का एरिया जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, बट सबसे ज्यादा पेनफुल एरिया वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ना ऑप्शन सारे सेम लगते हैं, और सबसे ज्यादा बच्चों के वही गलत होते हैं। मतलब 30 मार्क्स का है ना, तो 10-12 नंबर भी आते हैं बच्चों के, और वो इतना इजी होता है फिर भी आते हैं। तो इसके लिए आपके पास जितने भी क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम बीपीपी है, कैपलान है, स्टडी हब है, सबके सब करो। सबके सब, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक रिसोर्स उसके लिए फॉलो करो। सेक्शन बी के लिए आप एक रिसोर्स फॉलो कर सकते हो, क्योंकि रेपुटेशन बहुत है। एंड मेरी तरफ से आपको शायद वो लिस्ट भी आ चुकी है जिसमें इंपॉर्टेंट एरियाज कवर्ड है। इंपॉर्टेंट एरिया क्वेश्चन मतलब कि ये क्या है कि ये छांटे हुए क्वेश्चन है। आई हैव फाइंड इट दैट कि ये क्वेश्चन कर लोगे वो सारे एरियाज कवर हो जाएंगे। तो आप सिर्फ वो क्वेश्चंस भी कर सकते हो, वैसे इतना टाइम है कि आप सारे भी कर सकते हो एटलीस्ट एक किट के। तो वो जरूर करने हैं आपने। एंड एग्जामिनेशन कंडीशन में बैठ के 3 मॉक जरूर लिखने हैं। तो ये आपका इन दिनों का ये प्लान आपका रहेगा। पूरे नहीं लिख पा रहे हो, 3 मेरे साथ लिख रहे हो, कोई बात नहीं। उसके अलावा हर रोज दिन का एक एक क्वेश्चन चाहे एक एक पार्ट लिख लो, ताकि टाइपिंग स्पीड मेंटेन रहे, और वो भी एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे। चाहे ब्लैंक वर्क स्पेस पे करो आप, एंड चाहे मतलब क्या कहते हैं किसी क्वेश्चन का पार्ट करो, बट वहीं पे करना है, सिंपल वर्ड में मत करना, क्योंकि कहीं थोड़ा सा कुछ डिफरेंस जो होता है हमारा रहता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन, जो कि हमारे चैप्टर्स कैपलान के चैप्टर्स के फॉर्म में चलेगा। तो कुछ कुछ एरियाज में मैं आपसे भी पूछूंगी, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने अपने एंड पे कितनी रिवीजन की है। एंड कुछ कुछ एरियाज में मैं बीच में गाइड करती हुई चलूंगी। सो सबसे पहले बात करते हैं हमारा एश्योरेंस। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, जिसमें कि हमारा प्रैक्टिशनर जो कि हमारा ऑडिटर होता है, वो क्या करता है, अप्रोप्रिएट एविडेंस लेता है। अप्रोप्रिएट एविडेंस किस लिए लेता है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस किस लिए लेता है, ताकि वो कंक्लूजन दे सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। एंड जिसके कारण हमारे यूजर्स का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब जो ये लाइक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ये आगे 2 टाइप्स में आती है, रीजनेबल और लिमिटेड। ये आगे जाके डिटेल में करेंगे।
देखो, अब जो इंश्योरेंस एंगेजमेंट है हमारा, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, आपसे वैसे ये बेसिक थ्योरी वाइज इतना डीप में नहीं पूछा जाता, बट ये हम एक बार कर रहे हैं तो सारा ही करके चलेंगे। तो लाइक अगर मेरा ये एरिया पूछा जाए कि इंश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स कितने हैं, तो मेरे 5 तरह के इसमें एलिमेंट होते हैं, जिसमें कि पहला एलिमेंट क्या है कि मेरे पास 3 पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब कि प्रैक्टिशनर जो कि मेरा ऑडिटर होता है, जो कि सीए सीएम में, मतलब सीएम में तो कम होते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, सीए एसीसीए सीपीएस डिपेंडिंग अपॉन कंट्री। तो लाइक ये होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जिसके बेस पे उन्होंने क्या करना होता है, कंक्लूजन देना होता है। तो वो कंक्लूजन किस लिए देते हैं, किस पे देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देते हैं। किसके लिए, हमारे इंटेंडेड यूजर्स के लिए। क्यों, क्योंकि इंटेंडेड यूजर, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे शेयर होल्डर्स, ये कौन होते हैं, कंपनी के ऑनर्स होते हैं, इन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। तो इनको कॉन्फिडेंस मिले कि इसकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी हुई है, एंड लाइक इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वेस्ट नहीं गई, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ये लाइक जो ये ऑडिट जो है करते होते हैं। अब अगेन, रीजनेबल पार्टीज कौन होती हैं, हमारे डायरेक्टर्स। रीजनेबल पार्टीज का काम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, या वो जिस डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है उसको प्रिपेयर करना। तो बेसिकली प्रिपेयर कौन करता है, रीजनेबल पार्टी करता है। एंड ये क्या करता है, प्रिपेयर। ये क्या करता है, ऑडिटर क्या करता है, चेक। चेक कैसे करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये जो इंटेंडेड यूजर है, जैसे कि हमारा शेयर होल्डर्स, इनको कॉन्फिडेंस मिले। अब वो क्या चेक करता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि मेरा सब्जेक्ट मैटर है, वो किस बेस पे बना है। दैट मीन्स कि आईएफआरएस बेस पे बना है या नहीं, वो सूटेबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली बना है या नहीं, जो भी हमारा क्राइटेरिया होगा। एंड उसके लिए उसको क्या करना है, एविडेंस कलेक्ट करना है, एंड उन एविडेंस के बेस पे वो ओपिनियन देता है। एंड ओपिनियन देके वो एक रिपोर्टिंग जो है देता है। पास तो नहीं लग रहा? ना मैम। ओके। सो जब लगे यू कैन स्टॉप मी कि मैम थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, ये अभी थोड़ा बेस है तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में जा रही हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारी अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है, मेरी लाइक जो ऑडिटर के काम है, बेसिकली हम उसके बारे में बात करें तो क्या क्या उसमें कवर हो सकता है। देखो, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल ऑडिटिंग का काम होता है। हम उसका रिव्यू भी कर सकते हैं। मैं सिस्टम रिलायबिलिटी रिपोर्ट, जो कि हमारे इंटरनल कंट्रोल वाले एरियाज में आ जाते हैं। मैं सोशल इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग कर सकती हूँ, मैं इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई कर सकती हूँ, मैं वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, जो कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में है, उसके लिए कर सकती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट के लिए हायर किया जाता है, कुछ असाइनमेंट के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर को, कुछ के लिए इंटरनल ऑडिटर को हायर किया जाता है। अब जैसे कि हमने बात किया था कि मेरी टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, हमारी 2 तरह की अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। एक होती है मेरी रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, एक होती है मेरी लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो बेसिकली जो मेरा ऑडिट वाला केस होता है ना, वो यही वाला होता है। ठीक, ये क्या होता है, ऑडिट वाला। कौन से वाला, एक्सटर्नल ऑडिट वाला। तो एक्सटर्नल ऑडिट वाला केस है ये। इस केस में क्या होता है कि हमारा जो लाइक प्रैक्टिशनर है, यानी कि जो मेरा ऑडिटर है, वो क्या करता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस को गैदर करता है, जिसके बेस पे वो क्या करता है, कंक्लूजन देता है। कंक्लूजन क्या देता है कि यस, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड उसके लिए उसको क्या करना है, प्रोसीजर करने। एंड प्रोसीजर करने के बाद ये देखता है कि यस, कि जो ये सब्जेक्ट मैटर है, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो जो है लाइक वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। एंड दैट वाई वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव और रीजनेबल और लिमिटेड अश्योरेंस का डिफरेंस, बहुत बार पूछा जाता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोनों के बीच में पहला डिफरेंस तो क्या है कि ये मेरा पॉजिटिवली वर्डिड होता है। पॉजिटिव वर्डिड क्या होता है, दैट मीन्स कि लाइक इसमें हम हमारी जो वर्डिंग होती है वो पॉजिटिव फॉर्म वर्डिड जाती है, जिससे कि यूजर्स का जो है कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है। एंड लिमिटेड वाले में क्या होता है, मेरी वर्डिंग क्या होती है, थोड़ी सी नेगेटिव फॉर्म में जाती है, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, पर उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। तो पॉजिटिव अश्योरेंस फॉर्म में जाता है। अगेन ना, कि इसमें क्या करेंगे, हम हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दे पाते हैं। दैट मीन्स कि हमारे जो यूजर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है ज्यादा बढ़ पाता है। एंड यस, इसमें इसकी वर्डिंग कैसे जाती है, इन आर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो वर्डिंग कैसे गई कि यस, कि मेरे अकॉर्डिंगली ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइक क्या कहते हैं, वो ट्रू एंड फेयर है। एंड लाइक उसमें क्या कहते हैं, जो ओपिनियन है वो उसका पॉजिटिव वर्डिंग जा रहा है कि यस, कि मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला पा रही हूँ कि यस, मैंने चेक कर लिया, सब कुछ ओके है मेरे अकॉर्डिंगली। अब
लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि ये इसकी जो प्रैक्टिशनर है, जो कि हमारा सीएससी है, ये क्या कर रहे हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो दे रहे हैं, बट ये कैसे कंक्लूजन दे रहे हैं, लिमिटेड कंक्लूजन। लिमिटेड कंक्लूजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो, उसके रिगार्डिंगली मैंने एविडेंस क्या किए, लिमिटेड एविडेंस कलेक्ट किए। अब इसके लिए लिमिटेड एविडेंस कलेक्ट किए हैं, इसीलिए मैंने प्रोसीजर भी लिमिटेड किए हैं, जैसे कि मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, ऐसे वाले लिमिटेड काम किए हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो प्लॉजिबल इन ऑल सर्कमस्टांसिस, मतलब कि उससे कि मैं जो ये एविडेंस है वो मैं ले सकती हूँ कि वो मैच कर सकता है, मैं ऐसी वाली वर्डिंग जो है उसमें यूज करती हूँ। मतलब कि मैं 100% गारंटी नहीं दे पाती हूँ इन वाले केसेस में। अब इसीलिए इसकी वर्डिंग क्या होती है, नेगेटिव वर्डिंग एश्योरेंस। ठीक, नेगेटिव में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ गलत है, हम इसमें ये बोल रहे हैं कि ये इसकी लाइक जो हमने लाइक एविडेंस कलेक्ट किए हैं, उसके जितना एक काम किया उसके अकॉर्डिंगली मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया कि जिससे मैं ये बोल सकूं कि ये गलत है। ठीक, तो देखो, एक होता है कि यस मैं बोल रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि लाइक सब कुछ ठीक है, और दूसरी तरफ क्या कह रहा हूँ कि जितना मैंने चेक किया उसके अकॉर्डिंगली मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि कुछ गलत है। तो दोनों की वर्डिंग में आपको, वर्डिंग में ही डिफरेंस दिख गया होगा। ठीक है, वर्डिंग में ही आपको डिफरेंस दिख गया होगा कि यस की एक की कैसी वर्डिंग है, दूसरे की कैसी वर्डिंग है। अब इसीलिए उसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस जाता है, रीजनेबल एश्योरेंस जाता है। यहाँ पर क्या है, मॉडरेट और लो लेवल ऑफ एश्योरेंस जा रहा है, कि मैं एश्योरेंस जो है दे पा रही हूँ बट कम लेवल की दे पा रही हूँ। एंड इसलिए इसकी वर्डिंग क्या है, nothing has come to our attention that cause us to believe that the financial statement are like not like misstated या something। तो ऐसी मेरी इसमें जो है वर्डिंग जो है जाती है। फाइन। अब जो मेरा रीजनेबल अश्योरेंस है, उसमें मेरे जो लाइक जो पार्टीज है हमारी, है ना, उनको जो है लाइक कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिवली वर्डिड है। तो अगर वो पॉजिटिवली वर्डिड है, उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा मिल रहा है, तो इसलिए हमारे इस वाले केस में रीजनेबल, यानी कि जो मेरा एक्सटर्नल ऑडिट असाइनमेंट है उसमें जो है मेरे रेगुलेशन भी है ज्यादा होंगे, है ना, क्योंकि मैं लाइक लोगों का कॉन्फिडेंस मेरे पे ज्यादा बन रहा है, तो फिर इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशंस मेरे ऊपर ज्यादा लगेंगे। नाउ प्रोसीजर कैरिड आउट इन द रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट विल बी मोर थोरो, एंड एविडेंस क्या होंगे, हाई क्वालिटी के एविडेंस होंगे, इस वाले केस में होंगे। फाइन। अब एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मेरी रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। एंड जो मेरा रिव्यू वाला हो गया, वो लिमिटेड की एक एग्जांपल है। इंटरनल वाला भी जो हो गया मेरी लाइक लिमिटेड की एग्जांपल हो गई है, जिसमें कि मैं जो जो काम बोला गया है सिर्फ उस वाले एरिया के रिगार्डिंग ही चेक कर रही हूँ। अब हमारे ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, देखो मेरे ऑडिटर का, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है दैट हमारे ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इसकी एविडेंस लाइक फ्रॉड डिटेक्ट करना। नहीं, फ्रॉड उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि इसकी मैं अपने यूजर्स, यूजर्स कौन, मेरी क्लाइंट के यूजर्स, जो कि क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने वाले हैं, उनके यूजर्स को जो है मैं रीजनेबल एश्योरेंस दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ठीक है। एंड अब रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए लाइक मैं एविडेंस कलेक्ट करती हूँ एंड प्रोसीजर करती हूँ, एंड उसी के बेस पे मैं अपना जो है ओपिनियन ड्रॉ करती हूँ। और ओपिनियन क्या है, हम आगे जाके एंड में पढ़ेंगे। ओपिनियन बेस पे हमारे क्वेश्चन भी है, टेस्ट होते हैं। अब अच्छा, अब ये बात आप ही बता दो, सिंपल सी बात है कि हमें एक्सटर्नल ऑडिटर क्यों चाहिए। जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके उनके कॉन्फिडेंस को एक्सटेंड करने के लिए चाहिए, कि ताकि वो एक क्यों? रिजनेबल एश्योरेंस दे सके और उनको एक ट्रस्ट हो जाए, हमारे ठीक जो है, स्टेक और होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स होंगे। उनको ट्रस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंपनी में। यस, सो बेसिकली कंपनी के शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच में एजेंसी रिलेशनशिप चलता है। एजेंसी रिलेशनशिप मींस कि हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं, दे आर एक्टिंग एज एन एजेंट। और जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लाइक ऑनर्स होते हैं, और उन्हीं का पैसा जो है कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। एंड उस पैसे को इन्वेस्ट करके लाइक दे वांट अश्योरेंस की इसकी उनका जो पैसा है गलत तरीके से, गलत हैंड्स में तो नहीं है। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लाइक एक थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस चाहिए। इसके लिए हमें क्या है, ऑडिट होना जो है जरूरी है।
अच्छा, सो नाउ वी आर गोना टू स्टार्ट द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। इसके लिए एक निमोनिक है HIRED, हायर्ड। अच्छा, ये तो डिस्कस करते ही हैं, बट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का एक निमोनिक होता था, वो इससे रिलेटेड होता था, वो क्या होता है? फायर। फायर्ड, FIRED, फायर्ड। ठीक है, आप निमोनिक याद करो वो आपकी मर्जी, बिना निमोनिक की याद करो वो आपकी मर्जी। तो बेसिकली देखो ऑडिटिंग के बेनिफिट्स, वैसे अगर नॉर्मल भी सोचे तो क्या है कि देखो जब ऑडिट हो रहा है, अगर मुझे पता है कि कोई मुझे चेक कर रहा है तो मैं काम अच्छे से करूंगी, तो यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दैट वुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। अगेन अगर कोई बाहर से पर्सन आ रहा है तो उस वाले केस में क्या होगा कि एक बाहर का पर्सन चेक करेगा, तो हमारी स्क्रूटनी होगी एक इंडिपेंडेंट पर्सन से। स्क्रूटनी मीन्स चेकिंग, है ना? तो इसीलिए मैनेजमेंट को भी वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा कि कोई बाहर से पर्सन आ रहा है चेक करने वाला है। और अगर बाहर से पर्सन आने वाला है चेक करने वाला है तो हमें पता है कि इसकी कोई काम चेक करेगा तो ध्यान से हम काम करेंगे, तो इसीलिए फ्रॉड्स और एरर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। एंड इससे क्या होगा, अगर फ्रॉड और एरर कम होंगे तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या होगी, क्रेडिबिलिटी इनहांस होगी। क्रेडिबिलिटी मीन्स कि लाइक हमारा रिलायबिलिटी, उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये बढ़ेगा। ठीक। नाउ अगेन मेरा डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उससे पता चल जाएंगे। डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मींस कि लाइक मेरे अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई कमियां हैं तो वो पहले से पता चल जाएंगे एंड हम उस पर वर्क करेंगे। May increase in reputation of company. यस, May रेपुटेशन भी ask बढ़ेगी। for other funds. यस, करेक्ट। नाउ लाइक एक्सपेक्टेशंस गैप। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस गैप क्या होता है? यस। ये ऑडिटर का वर्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और वो, पर वो ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ ओपिनियन देता है और वो देता है कि ऑल फाइनेंशियल मटेरियली मिसस्टेटेड और नॉट। मैनेजमेंट का काम होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें हम, वो यस। कंपनी मीन्स। यस, तो देखो हमारी कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं ऑडिटिंग को लेके, हमारे ऑडिटर से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि एक्चुअल में पूरी नहीं हो पाती हैं। जैसे कि एक उसकी एग्जांपल क्या है कि यस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडिटर है, ऑडिटर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर ऐसा नहीं होता है। दूसरा क्या है कि ऑडिटर आया उसने सारी ट्रांजेक्शन चेक कर ली है, दैट मीन्स कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगेन लाइक इसमें और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ऑडिटर आया है मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई एरर नहीं हो सकता। देखो ऑडिटर क्या है, सैम्पलिंग बेस पे काम कर रहा है, तो सैम्पलिंग बेस पे काम कर रहा है दैट मीन्स इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर हिम टू डिटेक्ट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, तो जिसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट जो है हो सकती है। फाइन। यस। क्या? अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास एग्जांपल्स, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसकी हमारा जो ऑडिटर है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन को चेक करेगा। ऑडिटर जो है लाइक सारे के सारे फ्रॉड को चेक करेगा। हमारा बिलीव क्या है कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑडिटर की है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, रिव्यू एंगेजमेंट। तो रिव्यू एंगेजमेंट क्या होती है, जिसमें कि लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलती है। लिमिटेड है ना, मतलब कि हम 100% गारंटी नहीं दे सकते। देखो गारंटी तो रीजनेबल में भी नहीं होता, बट वो हायर लेवल की होती है। सो मतलब कि इसमें कम 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 ट्रस्ट आता है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पर ना ये कंपलसरी ही नहीं है। तो जब यहाँ पर कंपलसरी नहीं है तो फिर मैं वहां पर क्यों, मतलब क्या कहते हैं, लाइक पूरा वाला फुल फ्लेज काम करूं, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा होगा, उसका डिस्ट्रप्शन ज्यादा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कंपनीज जिनको जो है कंपलसरी नहीं है, वो इंस्टेड ऑफ कुछ ना कराने से वो क्या करते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट करा देते हैं। हाँ, इनका फोकस क्या होता है, इनके प्रोसीजर थोड़े से सिंप्लीफाइड होते हैं, जैसे कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी जो है करते हैं। फाइन। यस। अब देखो हमारे स्टेक होल्डर्स, वैसे ये तो सबको ही पता होगा कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट होता है, एंड लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स आर। तो हमारे देखो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं, एंड अगेन जिसमें कि हमारे गवर्नमेंट भी आ जाती है, हमारे सप्लायर्स, हर एक को अपने अपने लेवल का कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रहता है। सो वी नीड टू बी अपडेटेड रिगार्डिंग दो स्टेक होल्डर्स की क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं और हर एक स्टेक होल्डर्स का किस लेवल का इंटरेस्ट होता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब
नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर का एरिया आ जाता है, जो कि हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन का एरिया है गाइस। लाइक ये सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक रिवीजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप का प्लान फॉलो कर रहे हो या स्टडी आप फॉलो कर रहे हो तो वो नहीं करोगे। ये क्यों है कि लास्ट के अगर 5-7 दिन में आपको पूरा का पूरा ब्रशअप करना है तो कि ये एरियाज आप देख लो। ठीक है, तो अगर डिटेल में देखना अपना वही रिसोर्स मेन फॉलो कर लेना। तो अब देखो हमें अब ऑडिट क्यों चाहिए, है ना। इस चैप्टर से मुझे क्या पता चल रहा है कि कौन कौन सी कंपनीज को हमने ऑडिट कराना है, कौन ऑडिट कर सकता है कौन नहीं। एंड अगेन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल का प्रोसेस, ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज, तो ये सारी चीजें अब हम कवर करने वाले हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अब देखो लाइक ऑडिट कब कराना है, किसको चाहिए और क्यों चाहिए। पहली बात ये कि एक तो हमारे पास कंपनीज में बहुत सारी केस में, लिस्टेड कंपनीज के केस में खास करके लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो है ऑडिट जो है कराना होता है। अब कब हमें एग्जाम्पशन होती है, ये कोई मुझे बताएगा कि किस केस में कंपनीज को एग्जाम्पशन होती है कि ऑडिट नहीं कराना। जो स्मॉल कंपनी होती है उनको। यस। सो स्मॉल कंपनीज के केस में जो होते हैं, यानी कि ऑनर मैनेज कंपनी में हम इसको कह सकते हैं कि ये इसकी लाइक हमें ऑडिट नहीं कराना। बट अगेन स्मॉल कंपनीज के केस में ये जो अनलिमिटेड। एग्जाम्पशन है कब नहीं अप्लाई होगी, अगर मेरी वो कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, लिस्टेड है। जैसे कि फाइनेंशियल कंपनीज होगी, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज होगी, लिमिटेड इंश्योरेंस होगी सेक्टर ना। कंपनीज होगी, तो ये सारी कंपनीज चाहे छोटी कंपनीज भी हैं इनको फिर भी ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक। और क्यों नहीं कराते हैं, देखो एग्जाम्पशन वैसे क्यों मिलती है, बाकियों को एग्जाम्पशन क्यों मिलती है, क्योंकि देखो हमारा कॉस्ट इतना ज्यादा आ जाएगा, डिस्ट्रप्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी जितना उससे बेनिफिट नहीं होने वाला। और अगेन वो सेम ही, मतलब उनकी मैनेजमेंट जो होती है सेम ही होती है स्मॉल कंपनीज में। तो लाइक मैनेजमेंट खुद ही है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले भी वो खुद है, लाइक उसमें बाहर के फंड्स नहीं है। तो वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस जो है कम होते हैं। अगेन कुछ रेगुलेटरी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह के केस में भी हमें जो है ऑडिट जो है कराना पड़ सकता है। अब अब देखो ऑडिटर कौन बन सकता है। देखो एक तो मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज सुपरवाइजरी बॉडी, जैसे कि सीए, एसीसीए, है ना, ये बॉडी सीपीज लाइक कंट्री के अकॉर्डिंगली। अगेन या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको स्टेट ने, मतलब उस स्टेट ने डायरेक्टली ऑथराइज किया हुआ है कि यस ये पर्सन जो है इस लाइक पोजीशन पे इस कंपनी के लिए या इस जगह के लिए ऑडिटर जो है बनेगा, तब तो ही हम ऑडिटर बन सकते हैं, अदरवाइज हर कोई ऑडिटर जो है नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास क्या कहते हैं कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है। तो देखो लाइक ऑडिटर को लाइक एक तो हमारे मेंबर्स यानी कि हमारे शेयर होल्डर जो है वो अपॉइंट करते हैं, एंड लाइक बाय कैसे करके, वोटिंग देके। दूसरा फिर क्या होता है, हमारे जो डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर को। ठीक। किसके लिए, कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए। ये याद है ना पॉइंट्स। तो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए, इसीलिए मैंने इसमें ज्यादा डिटेल में लिखा नहीं, ताकि आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और वो पॉइंट जो है देखो कि अच्छा डायरेक्टर कब करेगा, डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए अपना जो है ऑडिटर जो है अपॉइंट करेगा। कैसे, मेंबर्स की अप्रूवल उसको मिलती है कि यस डायरेक्टर जो है ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। एंड लाइक तीसरा सिचुएशन क्या है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, अगर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है चाहे मेंबर से चाहे डायरेक्टर से, तो फिर क्या होता है पब्लिक कंपनी के, मतलब फिर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है करता है। एंड हमारा जो पब्लिक कंपनी का अपॉइंटमेंट जो होती है वो एजीएम में होती है, एक एजीएम से लेके नेक्स्ट एजीएम तक। और प्राइवेट कंपनी की क्या होती है, जब तक वो रिमूव नहीं होती तब तक वो पर्सन एज एन ऑडिटर जो है काम कर सकता है। अच्छा। अब हम रिमूवल की बात अगर कर ही रहे हैं कि वो कब तक रहेगा, तो लाइक रिमूवल कब हो सकती है ऑडिटर की। देखो अगर मुझे लगता है कि ये इसकी ऑडिटर जो है कि लाइक उसने अपना टाइम पूरा कर लिया तो हम उसको हटा देंगे कि ये इसकी लाइक टेन्योर हो गया है अपना काम, ताकि हमारा ऑफिस में जो है इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। या फिर अगर मुझे लग रहा है कि कहीं पे भी मुझे मेरे जो ऑडिटर है, जो क्लाइंट का ऑडिटर है, उसकी एबिलिटी पे वी हैव डाउट दैट यस दैट पर्सन इज नॉट अप्रोप्रिएट, मे बी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, मे बी दैट इज कि उसमें वो इनफ स्किल्स नहीं है, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिमूवल। अब देखो रिमूवल क्या है कि ये इसकी जर्नल मीटिंग में हमारी होती है तब हम उसकी रिमूवल कर सकते हैं। बट ये ऑब्वियसली इसके रिगार्डिंगली भी हमारे पास कुछ सेफ गार्ड्स है कि ये उसको एक नोटिस पीरियड दिया जाएगा, सो दैट कि हम कभी ऐसे ही ना निकाल दें कि यस हमारी उससे बनी नहीं, या फिर उसका हमारे इंटीग्रिटी पे डाउट है और हम उसको निकाल दें। नहीं ऐसे नहीं होता, हम नोटिस देके फिर निकालते हैं। एंड ऑडिटर के पास राइट टू बी हर्ड होता है, वो सर्कुलेट कर सकता है अपना रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में कि इसकी क्यों उसको रिमूव नहीं करना चाहिए था। एंड सर्कमस्टांसेस, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस जो है हम इशू कर सकते हैं। अब
दूसरा केस क्या है, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब कि ऑडिटर जो है खुद जा रहा है, ऑडिटर को लगता है कि इस वो मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकता तो वो जा रहा है। अगेन उसको लग रहा है कि इस कि उसके पास स्किल नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो जाएगा बताएगा कि इसकी मैं जो है लाइक अब लाइक इस क्लाइंट का काम नहीं कर सकता, वो रिजाइन कर देगा। एंड जैसे ही वो रिजाइन करेगा और या फिर वो उसकी रिमूवल होगी, हमारा काम क्या है कि इसकी एसीसीए बॉडी को नोटिफाई करना है कि ये पर्सन जो है ये हमारा जो है लाइक ऑडिटर की पोजीशन पे काम नहीं कर रहा है। अब इसी के कारण हमारे जो ऑडिटर है उसके पास लाइक कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहले अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि इसकी लाइक जैसे कि सपोज करो कि लाइक कोई भी अगर वो जा रहा है तो वो बताएगा कि इसकी किन किन सर्कमस्टांसेस हैं जिसके कारण मैं जा रहा हूँ, मे बी क्लाइंट के यहाँ पर, मे बी मेरे मेरे एंड पे है। या फिर दूसरा क्या होता है कि एक स्टेटमेंट लिख देगा कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है, मे बी आई एम जस्ट लिविंग क्योंकि मुझे दूसरी कंट्री में मूव करना है, XYZ कोई भी रीजन। ठीक है, तो या फिर और दूसरा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं जा रहा हूँ मेरी जगह पे कोई और ऑडिटर आएगा, सो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम डीलिंग विद दैट ऑडिटर एंड आई एम प्रोवाइडिंग दैट ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। नाउ अगेन ऑडिटर जब जा रहा है तो ऑडिटर के कुछ राइट्स भी होते हैं। तो देखो राइट्स हमारे क्या है, एक तो हमारे क्या होगी अपॉइंटमेंट को लेके, एक क्या होगे हमारे रिमूवल को लेके। तो दोनों केसेस में उसके कुछ कुछ राइट्स होते हैं। अपॉइंटमेंट के क्या राइट्स हैं कि यस कि वो क्या मांग सकता है, कोई भी जो बुक्स हैं उनका असेस मांग सकता है। एंड कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि रिगार्डिंग ऑडिट, मैं ऑडिट करने आई हूँ, मुझे क्लाइंट के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मैं मांग सकती हूँ। टू रिसीव द नोटिस ऑफ अटेंड एनी मीटिंग, तो अगर क्लाइंट के यहाँ पर कोई भी जर्नल मीटिंग हो रही है तो उस जर्नल मीटिंग का नोटिस मांगना मेरा हक है। टू बी हर्ड एट सच मीटिंग, तो देखो मेरी मेरी एक राइट है कि यस कि अगर बाय एनी चांस ड्यूरिंग दैट मीटिंग आई वांट टू स्पीक समथिंग, आई वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ ओपिनियन, देन मेरा बात जो है सुनी जाए, ये मेरा लाइक राइट है। अगेन टू रिसीव कॉपीज ऑफ एनी रिटर्न रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, तो कंपनी में कोई भी कोई अगर रिटर्न रेजोल्यूशन है तो उसकी लाइक जो पास हुआ है उसकी जो कोई कॉपी है वो मैं मांग सकूं, ये मेरे राइट है। अगेन रिमूवल के केस में जब ऑडिटर को रिमूव किया जाएगा तो उसका ये वैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि यस कि वो बोल सकता है कि यस मैं जाने से पहले जाऊंगा तो सही बट एक मीटिंग मुझे चाहिए। एंड फिर अगर बाय चांस मीटिंग भी नहीं हो रही है तो पूरे जितने भी कंपनी के लाइक मेंबर्स हैं उनको ये सर्कमस्टांसेस, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस जो है सर्कुलेट किया जाए, नोटिस सर्कुलेट किया जाए कि आई एम गोइंग एंड लाइक मैं इस सिचुएशन में जा रहा हूँ या मुझे निकाला जा रहा है, कुछ भी वो सारी सिचुएशन है तो मुझे ये बता के जाना है। अभी तक कुछ पूछना हो, किसी को कोई डाउट हो? नहीं। ओके। सो अगेन इसके अलावा अब मेरे पास नेक्स्ट एरिया स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारा एथिकल बेस्ड एरिया आता है, जो कि मेरे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। तो देखो मेरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो है मेरे पास लाइक IASB के कोड ऑफ एथिक्स हैं, ACCA के कोड ऑफ एथिक्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। एंड देन उसी के अंडर फिर मेरे पास आ जाते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो कि आपके पास एक एरिया आ जाता है जिसमें आपका एक निमोनिक है पाइको। एंड फिर उसके बाद एक आपके पास एरिया आ जाता है थ्रेट्स, 5 तरह के आपके पास थ्रेट हैं। थ्रेट मींस कि आप ये फंडामेंटल प्रिंसिपल का कंप्लाई नहीं कर पाओ, एंड इस थ्रेट्स को बचाने के लिए हम जो है कुछ सेफ गार्ड करते हैं। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड एरियाज में से है कि टेस्ट हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल की, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, पाइकोप हमारे। तो वो पाइकोप क्या है, प्रोफेशनल बिहेवियर पहला। तो प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है, दैट हमारा जो ऑडिटर है उसको प्रोफेशनली काम करना है, मतलब कुछ ऐसा नहीं काम करना है जिससे कि मेरे प्रोफेशन की डिसरिस्पेक्ट हो, है ना, जैसे कि ACC की डिसरिस्पेक्ट हो। आई आई शुड बी कंप्लाइंग विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन इन सच अ वे, या फिर अपना काम ऐसे करूं जिससे कि ACC की रेपुटेशन को डिसरिस्पेक्ट ना हो। अगेन आई इज द इंटीग्रिटी, दैट मीन्स ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, है ना, मैं लाइक जानते हुए भी कोई बात छुपाऊं नहीं, डज नॉट कंसील एनी इंफॉर्मेशन, सो इंटीग्रिटी। अगेन कॉन्फिडेंशियलिटी, सी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई ऑडिट मेरे पास जो है क्लाइंट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का जो है असेस होगा, सो आई शुड रिस्पेक्ट दैट कॉन्फिडेंशियलिटी। एंड ये नहीं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आई और कल जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई, नहीं, आई हैव टू कीप यू नो दैट इंफॉर्मेशन सेफ विथ मी, उसका रिस्पेक्ट करना है। एंड बट देयर वुड बी सर्टेन सिचुएशन जब मैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकती हूँ, और उसके रिगार्डिंगली आप नॉकलर का एरिया भी पढ़ोगे।
एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच करने का एक एरिया तब है जब रिक्वायरमेंट बाय लॉ है, या फिर आपको लगता है कि यस कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करनी चाहिए, रीजन भी बिकॉज उसमें जर्नल पब्लिक जो है इन्वॉल्व है। अगेन ऑब्जेक्टिविटी, दैट मीन्स मैं किसी के बायस में आके डिसीजन ना लूं, मैं इन्फ्लुएंस में ना आऊं, सो दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। एंड लास्ट इज प्रोफेशनल बिहेव, लाइक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू स्किल ड्यू केयर, मतलब कि मैं अपना जब काम करूं तो ध्यान से काम करूं, लाइक अपनी जो भी मैंने नॉलेज सीखी है अपनी ड्यूरिंग प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एक्शन, तो वो लाइक नॉलेज को अप्लाई करके अपने क्लाइंट का काम करूं। सो लाइक दैट शुड बी द लेटेस्ट वन। सो ये क्या हो गए मेरे कुछ थ्रेड्स एंड कुछ सेफगार्ड्स के एरियाज हो गए। ठीक, अभी तक कुछ पूछना हो? सो नेक्स्ट इज हमारे पास क्या आ जाते हैं, थ्रेड्स एंड उनके सेफगार्ड्स। तो थ्रेड्स कौन सी सिचुएशन है जब हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को खतरा होता है, दैट इज द सिचुएशन ऑफ हमारा थ्रेड। दैट मीन्स मेरी जब मेरा ऑडिटर पाइकॉप का कंप्लायंस ना कर पाए, दैट इज द सिचुएशन ऑफ हमारा थ्रेड। तो अब देखो थ्रेड हमारे कौन कौन से तरह के हो गए। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या होता है, साथ साथ अब इस वाले केस में आप पार्टिसिपेट लेते रहो और मुझे बताते रहो क्योंकि ये एक इजी एरिया है। अपनी कुछ अपनी नीड के लिए हम प्रॉपर डिसीजन ना रहे, क्या क्या मनी, कुछ वो मनी दे रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है। डेफिनेशन अच्छी नहीं है। कोई फाइनेंशियल फाइनेंशियल या फिर अदर इंटरेस्ट हो, उस उसकी वजह से हमारा जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। यस, बेसिकली जब मेरे ऑडिट क्लाइंट के बीच में कोई कोई भी तरह का इंटरेस्ट है, चाहे फाइनेंशियल इंटरेस्ट चाहे कोई और तरह का इंटरेस्ट, जिसके कारण मेरा डिसीजन जो है बायस हो सके, इन्फ्लुएंस्ड हो सके, एंड मैं अपना जजमेंट प्रोफेशनल जजमेंट से काम ना कर सकूं, दैट इज मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है। अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स। Fish dependency, personal relationships, gifts and hospitalities. यस एंड अगेन इसमें ये भी आ सकता है, मेरे पास उस कंपनी के कोई शेयर्स हैं, कोई लोन है, क्लाइंट के साथ ओवरड्यू फीस है, कोई कॉन्टीजेंट फीस है, कोई लिटिगेशन है, तो ये सारे केस क्या हो गए मेरे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास एक केस आता है इंटिमिडेशन थ्रेट। तो इंटिमिडेशन क्या है? ऑडिटर की जो फी होती है वो इन्फ्लुएंस हो। नो, किसी को नॉट डरा के द। वो काम, यस, डरा के धमका इंटिमिडेट, के। मतलब कि यस कि जब मेरा क्लाइंट इस वाली पोजीशन में है कि वो मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंज कर सकता है, कैसे? विद प्रेशराइजेशन, कि चाहे वो प्रेशर है या फिर वो प्रेशर फ्यूचर में क्रिएट कर सकता है, ऐसी वाली वो पोजीशन में है, दैट इज द केस ऑफ मेरा इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेट हो सकते हैं आप। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, कब कब हो सकता है, इसकी कुछ एग्जांपल्स। ऑडिटर की फीस। और यस, लिटिगेशन, यस फीस पे मैं डिपेंडेंट हूँ अगेन, और और लिटिगेशन ऑफ क्लाइंट, ऑडिटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट, ये कौन सा पॉइंट है? लिटिगेशन। हाँ, लिटिगेशन, लिटिगेशन विद द क्लाइंट है। देखो मेरा क्लाइंट के साथ कोई भी इश्यू चल रहा है तो हो गया हमारा, लाइक क्या कहते हैं, फीस पे डिपेंडेंसी है। पर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा तो हमारे फैमिली वाले इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारा। या फिर देखो ऑडिट पार्टनर जो है वो छोड़ गया और क्लाइंट को ज्वाइन कर गया, तो हमारे यहाँ ही क्या था, वहां पे जाएंगे, वो क्लाइंट के वहां पर है, वो बोलेगा देखो यार तो हमने इकट्ठे काम किए, सो ऐसे वाला पोजीशन। अगेन वो फेमिलैरिटी में भी आ जाता है। अगेन उसके बाद एक आता है मेरे पास सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होता है, एंड अगेन मुझे अच्छी सी डेफिनेशन चाहिए मोहित, आई आई एम एक्सपेक्टिंग गुड डेफिनेशन फ्रॉम योर साइड। जो ऑडिटर ने वर्क नॉन नॉन ऑडिटिंग वर्क किया होता है, वही वर्क अगर ऑडिटर दोबारा चेक करे उसी कंपनी का, तो उससे जो होता है वो सेल्फ रिव्यू थ्रेड होता है। उसमें अकाउंटिंग प्रिपरेशन आता है एक तो, ठीक है। कोई टैक्स कंसल्टेंसी आ गया, कोई अगर वो क्लाइंट स्टाफ में होगा, लाइक वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ में होगा और फिर एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह आया होगा, वो हो सकता है। ठीक है, सो यस देखो सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब कि अगर मेरे ऑडिटर ही वही इंटरनल वाला काम किया, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने वाला काम उसने किया और चेक भी वही कर रहा है, तो अगर बना मैं रही हूँ चेक में कर रही हूँ, रिव्यू मतलब खुद का ही काम खुद रिव्यू करना, तो खुद के काम में हम गलतियां नहीं निकालते।
है ना। अगर मैं कोई काम करूंगी, क्या मैं अपने काम में लाइक गलतियां निकालूंगी? नहीं निकालूंगी। सो यस, व्हेन द लाइक when the non-audit work is provided by an audit client is then subject to an audit, the auditor will be unlikely to admit the error in their own work. It may not be identified the error in their own work. तो देखो उस वाले केस में वो अपने खुद के काम में जो है एरर जो है नहीं देख पाएगा। दैट इज द केस ऑफ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब एक केस मेरे पास आ जाता है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट क्या होता है? जो हमारा क्लाइंट होता है, हम उसको बाय लॉ, बाय रेगुलेशन कहीं कहीं भी उसकी साइड लेके उसको रिप्रेजेंट करे, तो वो एडवोकेसी थ्रेट आता है, थ्रेट हो जाता है। बाय लॉ रेगुलेशन चाहे आप ना भी लिखो, बेसिकली क्या है कि जब मैं अपने क्लाइंट को प्रमोट कर रही हूँ या फिर मैं पब्लिक के सामने ऐसे दिखा रही हूँ कि मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसकी साइड ले रही हूँ, ये कुछ केसेस होते हैं। वो क्या होते हैं? एडवोकेसी थ्रेट, मतलब रिप्रेजेंट करना उस क्लाइंट के सामने। सो जैसे सपोज करो आई एम एन एडवोकेट ऑफ एसीसी, मैं एसीसी को रिप्रेजेंट करती हूँ जनरल पब्लिक के सामने, मैं यूट्यूब पे भी रिप्रेजेंट करती हूँ, है ना। मैं मेरे पास क्वेरीज आती हैं एसीसी को लेके, तो मैं एसीसी की क्वेरीज को हैंडल करती हूँ, तो मैं एसीसी की एडवोकेट हूँ। तो ऐसे क्या है कि क्या कहते हैं, मतलब कि जब हम उसकी साइड लेते हुए दिखते हैं तो दैट इज द केस ऑफ एडवोकेसी थ्रेट। एक सेकंड, जस्ट जस्ट अ मिनट। इस हम कहाँ पर चल रहे थे? हमारा लाइक सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, सेल्फ रिव्यू हो गया, इंटिमिडेशन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद एक मेरे पास आता है एडवोकेसी। एडवोकेसी की हम बात कर रहे थे कि ये रिप्रेजेंट करना। तो जैसे कि मेरे क्लाइंट का कोई लिटिगेशन चल रहा है इनकम टैक्स वालों के साथ, है ना। तो उस लिटिगेशन में मैं साथ में उसके साथ चलेगी तो मैं एडवोकेसी होगी, मतलब मैं उसको रिप्रेजेंट करती हुई दिख रही हूँ, मैं क्लाइंट के बिहाफ पे नेगोशिएट कर रही हूँ, मैं क्लाइंट को प्रमोट कर रही हूँ। तो वो क्या हो गया? एडवोकेसी थ्रेट हो गया। जैसे कि मैं एसीसी को प्रमोट कर रही हूँ, दैट मीन्स कि ऐसे लगेगा कि नहीं ये एसीसी की तरफ से है। तो एसीसी के लिए अच्छा बुरा वो सारा मेरी मेरे उस पे जाएगा कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो बच्चे मुझे बोलेंगे ना, मैम आपने तो बोला था ऐसे होगा। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे बोलते हैं मैम आपने तो कहा था इतने की जॉब मिलेगी, इतनी तो मिली नहीं। कई कई ऐसे बच्चे आ जाते हैं। सो अगेन नेक्स्ट चीज हमारे पास एक आता है फेमिलैरिटी थ्रेट। तो फेमिलैरिटी थ्रेट क्या होता है? जब मेरा ऑडिटर लाइक फेमिलियर हो जाता है क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट के साथ, एंड क्लाइंट की एक्टिविटीज के ऊपर ट्रस्ट करने जा लग जाता है। दैट मीन्स ट्रस्ट करता है, दैट मीन्स वो अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म खो देता है। दैट इज मेरा फेमिलैरिटी थ्रेट। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कब खोएगा? जबकि क्या कहते हैं कि यस कि हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप से आगे जाते हैं, है ना। दैट इज मेरा फेमिलैरिटी थ्रेट। तो मैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप से कब आगे जाऊंगी? जबकि क्या कहते हैं कि लाइक मैं मेरा उससे कोई पर्सनल रिलेशनशिप आ जाएगा तो मैं उससे जाऊंगी। अगेन मैं उसको काफी टाइम से जानती हूँ तो मेरे पास वो हो जाएगा, है ना। यही है ना। Yes. और क्या हो सकता है? हाँ। कोई फैमिली वाले हैं हम तो हो जाएगा। काफी टाइम से आपकी क्लाइंट का काम किया हुआ है तो फाइन। तो ये क्या होगी? थ्रेड्स वाली सिचुएशन। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन में थ्रेड ढूंढना है, उस थ्रेड से क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये देखना है, एंड थ्रेड्स के रिगार्डिंगली सेफ गार्ड क्या होते हैं। तो देखो अब ये इन सब की एग्जांपल्स एक बार देखो। एडवोकेसी थ्रेट है तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उनके बिहाफ पे नेगोशिएट कर रही हूँ, वैल्यूएशन सर्विसेज दे रही हूँ, टैक्सेशन सर्विसेज दे रही हूँ। तो क्या हो गया? लाइक मेरा क्या हो गया? एडवोकेसी थ्रेट जो है अराइज हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया मेरा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है कि मैं अगर अपने क्लाइंट के ऊपर किसी भी तरीके से लाइक फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था। इसकी एग्जांपल जैसे कि कॉन्टिजेंस फी, ओवरड्यू फीस, लोन गारंटी, गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी। तो ये क्या हो गए मेरे लाइक क्या कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की एग्जांपल होगी। सारे एग्जांपल्स एक बार देख लो। राइट। Yes. यस। अगेन फिर मेरे पास एक आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, मतलब कि अपना काम खुद से रिव्यू किया। उसकी एग्जांपल मतलब कि मैंने उनका इंटरनल ऑडिट सर्विस किया, उसकी आईटी सर्विस दी, कोई भी सर्विसेज दिया, अकाउंटिंग बुक से कीपिंग किया, टेम्परेरी पर्सनल असाइनमेंट हुआ। तो क्या हो गया मेरा? लाइक हमारा सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया। अब अगेन नेक्स्ट क्या होता है मेरा? इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब कि लाइक मेरा क्लाइंट इज इन सच अ पोजीशन कि वो मुझे इंटिमिडेट कर सके, दैट इज मेरा इंटिमिडेशन थ्रेट। तो वो फीस डिपेंडेंसी का हो गया, गिफ्ट हॉस्पिटैलिटी का केस हो गया, फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप हो गया, रिक्रूटमेंट सर्विसेज हो गया। तो वो क्या है मेरा? इंटिमिडेशन थ्रेट हो गया। मतलब कि अगर मेरा क्लाइंट के साथ कोई लिटिगेशन वगैरह हो गया तो भी मेरा इंटिमिडेशन का केस है। अगेन
फेमिलियरिटी थ्रेट, हमें अपने क्लाइंट के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ, दैट इज अ केस ऑफ फेमिलियरिटी थ्रेट। मतलब जैसे कि लाइक मैं क्लाइंट के साथ कोई लॉन्ग एसोसिएशन है तो मेरा फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा। अगेन कोई पर्सनल रिलेशनशिप है तो मेरा क्या कहते हैं फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा। अगेन उसके अलावा क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या कहते हैं फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट का केस है तो मेरे पास जो है फेमिलियरिटी थ्रेट जो है अराइज हो जाएगा। So these are the certain cases of हमारे familiarity threat वाले। Fine। यस। अगेन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमने वैसे लाइक पहले भी किया है। चलो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। Yes, what is the situation of conflict of interest? जब हमारा जो हम हमारा जो कोई हमारा जो ऑडिटर होता है और जो कंपनी। कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर्स, और जो कंपनी में हाँ, जो और कम, ऑडिटर होता है ना, उसके कुछ। एक मिनट, मैं कुछ कंफ्यूज हो गया हूँ, एक मिनट एक मिनट। मुझे मुझे आता लग है, रहा है। मुझे पता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कुछ हमको कुछ इन्फ्लुएंस करे या कुछ अमाउंट दे ताकि हमारा कुछ इंटरेस्ट आ जाए। लाइक हमारा जो शेयर होल्डिंग होता है कंपनी में, वो होता है। नो 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 नो। कंपनी को चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कंपनी के जो नहीं रहने दो, वो आप जो बोल रहे हो वो एजेंसी रिलेशनशिप में आ रहा है। मैं बता देती हूँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसी सिचुएशन है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मैं भी एक फ्रीलांसर हूँ बट अगेन लाइक वी हैव टू मेक श्योर दैट लाइक हमारी एक इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन तक ना जाए, हमें ये ध्यान रखना है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। अगेन ऐसे ही जैसे कि अगर मैं और हम तभी इसलिए डिस्क्लोज भी करके चलते हैं कि इस हम यहाँ यहाँ पर काम कर रहे हैं और हम इस एरिया का ध्यान रखते हैं कि इसकी कहीं से भी लाइक इंस्टीट्यूट्स को नुकसान ना हो हमारे कारण, है ना। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। अगेन अगर ऑडिटर की बात करें, देखो एक ऑडिटर है, एक ऑडिटर सिर्फ एक कंपनी का काम नहीं कर सकता, है ना, बहुत सारी कंपनीज का काम करता है। बट हमें एक बात ध्यान में रखना है कि यस कि जो हमारा लाइक जो वो ऑडिटर है वो कुछ ऐसा ना कर दे जिसके कारण कि उसके पास एक क्लाइंट ऐसा है जो कि सेम इंडस्ट्री में है, ठीक है, आपस में कॉम्पीट करते हैं, मतलब कि एंटी हो गए, है ना। तो अगर मेरे दोनों ही मेरे क्लाइंट है तो मुझे ऐसी वाली सिचुएशन में मैं पढ़ सकती हूँ ना कि मुझे दूसरे वाला का एक देखना, ध्यान से करना कि लाइक उसके बारे में बता देना कितने का टेंडर दे रहे हैं ये बता दो ना, तो ऐसे वाली सिचुएशन अराइज हो सकती है। मतलब कि मेरे पर्सनल, और फिर वो मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे इन्फ्लुएंस करके, तो मतलब कि मेरा किसी एक्शन के कारण लाइक ऐसा कुछ ना आ जाए कि एक का नुकसान एक का फायदा जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट आ रहा है उससे। तो दैट मीन्स मेरा ऑब्जेक्टिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को खतरा हो सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे कि मेरी तरफ से लीक हो सकती है इन्फॉर्मेशन। वो कब होगी, जैसे कि सपोज करो कि मैं दो क्लाइंट्स के साथ आपस में डील कर रही हूँ एंड अगेन दो क्लाइंट ऐसे लाइक दो क्लाइंट के साथ एंड अगेन दो ऐसे जैसे कि लाइक बायर सप्लायर है, वो भी मेरे क्लाइंट है आपस में, तो मेरी तरफ से उनकी इंफॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है। दैट इज द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फाइन। यस। चलें आगे। हाँ। यस। So basically, conflict of interest arise when the same audit firm is appointed for two companies that interact with each other। जैसे कि कंपनीज जो है compete करते हैं सेम मार्केट में। अगेन कंपनीज जो है आपस में ट्रेड करते हैं, वो वाली सिचुएशन। अगेन क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होगा, मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर जो है थ्रेट जो है अराइज होता है। सो देखो अगेन मुझे क्या ध्यान रखना है, बीइंग एन अकाउंटेंट आई शुड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माय क्लाइंट। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये कौन कौन सा कंफ्लिक्ट राइज हो सकता है ये करना पड़ेगा, और हर पार्टी की जो है कंसेंट लेके करनी पड़ेगी। एंड इसी के लिए मुझे क्या करना है, कुछ सेफगार्ड लेके चलना पड़ेगा। सो यस, सेपरेट एंगेजमेंट टीम लेके चलो, की जजमेंट को रिव्यू करके चलूं, अगेन लाइक लिमिटेड असेस करके रखूं कि इसकी टीम में मतलब क्या कहते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास ए का भी काम है बी का भी काम है, तो मैं पहले सबसे पहले तो काम ये होता है कि दोनों से परमिशन लेना कि मैं आप दोनों का काम कर सकता हूँ।
एंड अगेन उसके बाद फिर मैं क्या कर दूं, लाइक कि परमिशन मैंने ले लिया, फिर उसके बाद टीम दोनों की मैं अलग अलग कर दूं। मुझे ये ध्यान में रखना है कि ए की टीम अलग, बी की टीम अलग, टीम्स दोनों की अलग अलग है। अगेन आई नीड टू मेक श्योर, लाइक कि क्या कहते हैं कि उनकी जो है की जजमेंट्स को ध्यान में रखूं कि कहीं उनकी जजमेंट जो है बायस तो नहीं हो रही है। फिजिकली वो दोनों सेपरेट हैं, उनके बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट जो है वो साइन करा लूं, उनकी ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन अच्छे से हो। सो दीज आर द की फैक्टर्स जिनका मुझे ध्यान में रखना है। फाइन। Yes. यस। नेक्स्ट मेरे पास आता है एक्सेप्टिंग कंटिन्यूइंग द ऑडिट एंगेजमेंट। तो जब कभी भी मैं लाइक कभी भी किसी भी क्लाइंट का ऑडिट एंगेजमेंट जो है एक्सेप्ट करती हूँ, तो मुझे किन फैक्टर्स का ध्यान में रखना है। सो यस, एन ऑडिट फर्म शुड ओनली टेक ऑन द क्लाइंट्स वर्क टू एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क। तो देखो मैं सिर्फ और सिर्फ लाइक उस एरिया में उसी क्लाइंट का काम लूंगी जहां पर मेरा रिस्क जो है लिमिटेड लेवल है। जहां पर रिस्क जो है ज्यादा है तो मैं वहां पर जो है काम नहीं लूंगी, पहली बात। इसके लिए फर्म को क्या करना चाहिए, क्लाइंट स्क्रीनिंग, क्लाइंट स्क्रीनिंग ड्यू डिलीजेंस ये होता है। ठीक है, कि क्लाइंट स्क्रीनिंग करके चलो, ड्यू डिलीजेंस मतलब कि जैसे कि क्लाइंट के यहाँ पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं है, ऐसी बातों का ध्यान रखो। सो फर्म विल कंसीडर द फॉलोइंग मैटर्स बिफोर एक्सेप्टिंग द न्यू एंगेजमेंट टू द क्लाइंट। तो ये सारे मैटर्स जो है मैं ध्यान में रखूंगी एंगेजमेंट जो है एक्सेप्ट करने से पहले। अब वो कौन कौन से मैटर्स हैं, पहले तो आप ये आपको छोटा सा निमोनिक दिख रहा होगा जो कि जान करके आपके लिए निमोनिक ही सामने से रखा गया है आपको हिंट देने के लिए। बट अगेन जब मैं कभी भी क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करती हूँ तो मुझे क्या क्या फैक्टर जो है ध्यान में रखने हैं। क्लाइंट स्क्रीनिंग तो कर रहे हो बट उसके अलावा और क्या देखोगे। ये निमोनिक निमोनिक समझ लो या कुछ की हिंट्स है आप लोगों के लिए। सो ये क्या की हिंट्स है। नहीं याद तो बता दो, मैं आगे मतलब मैं बता देती हूँ। वो फीस, रिस्क। यस, देखो मैं फीस देखूंगी, मैं रिस्क देखूंगी, मैं ये देखूंगी कि मेरे पास वो इनफ रिसोर्सेज है या नहीं है। मैं मनी लॉन्ड्रिंग देख लूंगी, दैट मीन्स मेरे क्लाइंट का ड्यू डिलिजेंस चेक कर सकती हूँ। मेरी मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी देखूंगी, मैं अपनी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी देखूंगी। मैं पहले जो प्रीवियस ऑडिटर आया उससे प्रोफेशनल क्लियरेंस लूंगी। मैं ये देखूंगी कि प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट्स आर अवेलेबल और नॉट। अगेन क्लाइंट की रेपुटेशन को मैं देखूंगी एंड मैं अपनी ये देखूंगी कि यस मेरे पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है या नहीं है। तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जब कभी भी मुझे किसी भी क्लाइंट का जो है काम एक्सेप्ट करना है तो मैं ये फैक्टर्स को ध्यान से देख। सो क्लाइंट स्क्रीनिंग मतलब ये सारे फैक्टर्स, प्रोफेशनल क्लियरेंस, कॉम्पिटेंस, रिसोर्सेज, रिस्क, रेपुटेशन, इंडिपेंडेंस, ये सारे एरियाज को मैं कवर जो है करने वाली हूँ। अब प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट क्या होते हैं, देखो जब कभी भी मैंने एक्सेप्ट करना या फिर कंटिन्यू मतलब कि नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू करना है तो मेरे ऑडिटर को क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कि इसकी ये प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट जो है या नहीं है, पूरी हो रही है या नहीं। तो मुझे क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मेरे आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली हो रही है या नहीं। मेरे क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल स्टेटमेंट जो है सिस्टम जो है सही है या नहीं है, जिसके कारण मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हूँ। अगेन मुझे ये देखना है कि यस कि मेरे ऑडिटर के पास यानी कि मेरे पास सारी की सारी वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है या नहीं है जो कि मुझे उस ऑडिट को करने के लिए चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो मैं देखो मैं ऑडिट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल क्लाइंट के यहाँ पर अच्छा नहीं है। अगेन लाइक आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन रही है तो यानी कि वो रिस्की एरिया है, तो मुझे उन एरियाज का खास करके ध्यान रखना है। फाइन। चलूं आगे। यस। अब देखो हाँ मैम। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब कि अगर मुझे उसको कंटिन्यू करना है ना, तो मैं कंटिन्यू करने के लिए जैसे एंगेजमेंट कंप्लीट होगी ऑडिट फर्म क्या करेगा, दोबारा से क्लाइंट की एक्सेप्ट करेगा एंड ये देखेगा कि यस की लाइक क्या उसको कंटिन्यू करना सही रहेगा। मतलब ये सही है कि यस की मैं उस क्लाइंट का काम आगे से कंटिन्यू करूं। और अगर कोई कोई सिग्निफिकेंट इशू अराइज हो रहा है जैसे कि कहीं मेरे को मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट हो रहा है, कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी क्या मैं रिजाइन कर दूं। So I need to consider that as well.
फाइन। अगेन Yes. अब एक मेरे पास एरिया आता है एंगेजमेंट लेटर का। एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, जिसमें कि क्लाइंट के लाइक जैसे कि हम लाइक हायरिंग होती है ना, बीइंग एन एम्प्लॉय हमारी हायरिंग होती है, तो उसमें हमें ना बोला जाता है कि आपका ये स्कोप है, उसमें ये चीजें कवर होंगी। ऐसे एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, जिसमें ना कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऑडिटर के बीच में और उसके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है ये बताया जाएगा। ये ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ही कमेंट्स मतलब सेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि हमारे बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो बेसिकली मेन पर्पस क्या है कि यस की हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एंड हम इससे कन्फर्मेंस देते हैं कि यस कि हमने इस क्लाइंट का काम जो है एक्सेप्ट कर लिया, एंड इसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सेटल डाउन। सो दिस इज द मेरा मेन पर्पस ऑफ हमारे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का। अब तो देखो वैसे कब कब इसको चेंज कर सकते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, ऑडिट एंगेजमेंट मतलब कि उसका हायरिंग प्रोसेस से रिलेटेड, तो उसमें नॉर्मली जो है चीजें जो है सेम ही रहती हैं। बट ये कब चेंज कर सकते हैं, अगर जैसे सपोज करो कि मेरी लाइक स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, अब मैं ऑडिटर का जब बीइंग एन ऑडिटर जब क्लाइंट का काम कर रही हूँ तो मेरी ड्यूटीज जो है वो चेंज हो गई हैं। तो उस वाले केस में क्या होगा, फिर मैं मतलब मेरा एंगेजमेंट लेटर जो होगा उसमें मुझे चेंजेस करना पड़ेगा। अगेन लाइक चेंजेस टू द प्रोफेशनल ड्यूटी, जैसे कि लाइक बीइंग एन ऑडिटर, अब मेरे लॉज एंड रेगुलेशंस में नए या फिर कोई स्टैंडर्ड्स नए अपडेट हो गए हैं, तो वो स्टैंडर्ड नए अपडेट होने के कारण कुछ काम नया होगा, तो तब मैं ऑब्वियसली लाइक नया काम मतलब कि एक्स्ट्रा काम मतलब मैं अपने एंगेजमेंट लेटर में, क्योंकि उसमें क्या है आपकी और मेरी टर्म्स लिखी हुई है, तो टर्म्स अगर उसमें लिखी हुई है तो वो उसमें मैं प्रोवाइड करूंगी। अगर कोई ऑनरशिप में चेंजेस हो रही है कि यस की लाइक पार्टनर्स की जो हमारी रेशियो है वो ऑनरशिप में चेंजेस हो रही है कि यस की लाइक वहां पर, है ना, तो लाइक कौन है, कौन किसकी साइनिंग अथॉरिटी है हमारे यहाँ, या फिर क्लाइंट की यहाँ पर ऑनरशिप में चेंजेस हो रही है, डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो हमारा लाइक जैसे कि मैं किसको रिपोर्टिंग दूंगी, ये एरिया चेंज हो रहे हैं, तो उस वाले केस में क्या होगा, एंगेजमेंट लेटर में चेंजेस की जाएंगी। अब चेंजेस तो ठीक है, बट हमारे एंगेजमेंट लेटर्स के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, मतलब कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो देखो मेरे उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि यस मेरे ऑडिटर का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उसने कितना एक ऑडिट करना है मैं ये देखने वाली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, कि यस की ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग एन मैनेजमेंट मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोनों फैक्टर्स मैं ये कवर करूंगी, है ना, ऑडिटर की और मैनेजमेंट की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि उनके बीच में कोई क्लैश ना हो, जैसे कि हमने पहले ही बोला कि एक्सपेक्टेशंस गैप है। अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो यस कौन कौन से आईएफआरएस जो अप्लाई हो रहे हैं हम ये लेके चलेंगे। अगेन लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, की इस ऑडिट की क्या क्या लिमिटेशंस हैं हम वो बता के चलेंगे। एक्सपेक्टेशन दैट द मैनेजमेंट विल प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन, कि इसकी मैनेजमेंट जो है रिप्रेजेंटेशन देने वाली है, इसकी लाइक एक्सपेक्टेशन जो है ये हम उसमें प्रोवाइड करेंगे, कि इसकी क्या, कि इसकी मेरी मैनेजमेंट जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगी। मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कब देती है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इट्स एन एडिशनल सोर्स ऑफ एविडेंस, ये मेरा मेन एविडेंस नहीं होता, तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अगेन बेसिस ऑन विच द फीस इज कैलकुलेटेड, कि जो फीस है किस बेस पे कैलकुलेट की गई है, हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फाइन। एनीथिंग। Yes. अब नेक्स्ट मेरे पास आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरिया, ये थ्योरेटिकल वाला बेस वाला एरिया आ जाता है हमारा, जैसे कि कंपनी के रिगार्डिंगली। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, A company how should operate and control. यस यस, यस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है बेसिकली कि लाइक जैसे कि कंपनीज है ना, हमें पता है कि कंपनीज को चलाते क्या है, कौन है, तो हमारे डायरेक्टर्स चलाते हैं, तो हमें पता है कि उसमें एजेंसी रिलेशनशिप चलता है, तो कंपनी सही से चल रही है, क्यों, क्योंकि कंपनीज में किसका पैसा है, जनरल पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो वो पैसा कहीं गलत तरीके से यूटिलाइज तो नहीं हो रहा है। तो इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स बाय विच द कंपनीज ऑपरेटेड इन कंट्रोल, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन एम क्या है कि ये देखना कि इसकी कंपनी जो है अच्छे से चल रही है, एंड शेयर होल्डर्स के हित के लिए चल रही हैं, एंड यस लाइक चाहे वाइडर स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे लाइक लाइक सोसाइटी है, एम्प्लॉयज है, किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है। So the aim is to try to prevent the company director from abusing their power, which may adversely affect the stakeholders group. तो इसका मेन एम क्या है, काइंडली अपने सो
यस कि इसका मेन एम क्या है कि इसकी कंपनी जो है लाइक डायरेक्टर्स को प्रिवेंट कर सके, ताकि वो डायरेक्टर जो है अपनी पावर्स का अब्यूज ना कर सके। दैट इज द मेन एम ऑफ हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो देखो, अगर कोई भी कंपनी है, अगर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है तो उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। देखो, अगर कोई कंपनी है उसको फॉलो कर रही है, उसको पता है कि रेगुलेटरी बॉडी है जो कि चेक लगा रही है, तो हमारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, हमारी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगी, हमारे लाइक जो कंपनी में काम होगा लाइक अच्छे से होगा। दैट मीन्स कि हमारे ऑपरेशंस अच्छे से होंगे। अगेन कंपनी मैनेज सही से रहेगी, एंड कंपनी में अगर कोई भी फ्रॉड आने वाली सिचुएशन होगी तो हम उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। सो दैट इज द केस ऑफ मेरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का केस। तो लाइक ये एडवांटेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ये पास्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं हाई प्रोफाइल केस की, जो कि हमारा कैरी ऑन और एनरोल के स्कैंडल हुए थे, यूएस बेस्ड स्कैंडल हमारे हुए थे पास्ट में। एक यूएस के का था, एक यूके का था। ये यूके का था, ये यूएसए का था। पास्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है फेल हो गई थी। अगेन हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ कोड भी हैं जो कि ओईसीडी के कोड्स हैं। उसने क्या बोला हुआ है कि इस हमारे पास ना 6 प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडेंस है, जिससे कि केस में हमें क्या होता है कि लाइक जो मेरे पॉलिसी मेकर होते हैं कंपनी के, उनको ना गाइडेंस मिल जाती है कि अगर आप अपनी कंपनी के, अपनी कंट्री के जो भी अपनी जो कोड्स बनाओगे या फिर अपने कोड सेटल करोगे, रेगुलेशंस करोगे, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। देखो, हमारा जो ये कोड है, ये इसके ना 6 प्रिंसिपल होते हैं। कि इसके मेन प्रिंसिपल्स बेसिकली किस बेस पे होते हैं कि हमने एक तो ये देखना है कि इसकी कंपनीज का कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है एक अच्छे बेस पे बना हुआ हो, हमारी ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर हो, हमारी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वो बात करता है, हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के बारे में वो बात करता है। एंड हम ये चाहते हैं, उसका मेन प्रिंसिपल में से एक ये है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले। अगेन लाइक उसमें और हम क्या करते हैं, स्टेक होल्डर्स का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या रोल है। तो हम ये कुछ बेसिक लाइक फैक्टर्स जो है उसमें प्रिंसिपल्स बनते हैं। और जो ये हमारा कोड है ना, ये 5 ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो 5 पार्ट्स क्या है? एक तो बोर्ड का लीडरशिप एंड कंपनी का पर्पस, कि जैसे कि हमारा एक कंपनी है, देखो कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड चाहिए, है ना। एंड एक बोर्ड होगा जिसका काम क्या है कि इसकी कंपनी जो है सस्टेनेबल सक्सेस की तरफ जाइए, जिससे कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है लॉन्ग टर्म में बढ़े। एंड ये हमारी कंपनी का मेन पर्पस क्या है। बोर्ड ये देखेगी कि इस कंपनी के पास इनफ रिसोर्सेज हैं। बोर्ड ये देखेगी कि इस कंपनी की टीम की एंगेजमेंट अच्छे से हो रही है। तो ये कुछ बोर्ड के रिगार्डिंगली हो रहा है। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, लाइक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एरिया, है ना, कि इसमें कि लाइक बोर्ड की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। फिर आता है मतलब कि डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन कि हमारे पास जैसे हर एक उसमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है डिवाइड हो। ठीक है, मतलब कि एक पर्सन के हाथ में सारी अगर पावर हो जाएगी तो वो भी गलत हो जाएगा, है ना। तो लाइक किस किस के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसके बारे में वो देख के चलते हैं। अगेन कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवैल्यूएशन, कि कौन कब आएगा, कि लाइक कितने एग्जीक्यूटिव, कितने एनईडी, कितने टाइम पीरियड के लिए आएगा, कौन किसको चेक करेगा। इंटरनल कंट्रोल एरिया, कि हमारा ऑडिट कैसे होगा, इंटरनल कंट्रोल कैसे होगा, ये एरियाज एंड रेमुनरेशन कौन किसको कितना देगा। अगेन किस बेस पे रेमुनरेशन होगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं हमारे कॉड के एरियाज में कवर होते हैं, कि रेमुनरेशन का बेस क्या है। अब अगेन ये आपका कुछ एरिया है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और अगेन इजी भी है, हमारी कमेटीज के बारे में। तो देखो, मेरी डिफरेंट डिफरेंट तरह की कमेटीज होती हैं। एक होती है हमारी नॉमिनेशन कमेटी। नॉमिनेशन कमेटी का क्या काम होता है कि नॉमिनेट करना मतलब कि ये नहीं बस चुपचाप हायर कर लिया। इसका मेन काम होता है कि लाइक हायर करना राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। ठीक है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस जो है उसको हायर करना, दैट इज द मेरा मेन पर्पस ऑफ लाइक मेरी नॉमिनेशन कमेटी। तो अच्छा, इसमें ये बताओ कि मेरे पास कैसे मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेशन कमेटी के ल, मेंबर्स बताओ।
मेरे पास चार तरह की कमेटीज होती हैं, दो तरह की ऐसी कमेटीज होती हैं जिसमें मेरे पास 100% एनईडीज चाहिए होते हैं, एंड दो रे- तरह की ऐसी कमेटीज होती हैं जिसमें कि मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ एनईडीज चाहिए होते हैं। तो ये बताओ कि नॉमिनेशन कमेटी में कितने कैसे मेंबर्स होते हैं? उसमें मेजोरिटी देखो, पहले तो ये नॉमिनेशन में ये मेजोरिटी ऑफ एनईडीज होते हैं। ओके। और दूसरी कमेटी, अच्छा सभी का ही चलो मुझे बता दो कि इसमें एक आप कह रहे ऑडिट हो का, मेजॉरिटी ऑफ एनईडी है। हाँ, एक रिस्क में? ऑडिट ऑडिट में होता है एक ऐसा कि ऑडिट ऑडिट कमेटी में एनईडीज होते हैं, लाइक, ठीक है, 100% एनईडी। हाँ, 100% एनईडी। बड़ी कंपनी हो तो तीन, और जो छोटी कंपनी है उसमें दो, हाँ, दो होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब रेमुनरेशन कमेटी? रेमुनरेशन कमेटी में कैसे होते हैं? थ्री 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 एनईडी। एनईडीज होते हैं उसमें। थ्री? मुझे थ्री टू रेम्यूनरेशन नहीं, में थ्री मुझे तो बस एनईडीज। ये बताओ, देखो 3-2 नहीं, मुझे बस ये बताओ कि 100% एनईडीज किस किस में होते हैं? एक तो ये 100%। ऑडिट, हाँ। एक ऑडिट हो गया, दूसरा? रिस्क। रिस्क में 100% एनईडी होते हैं? अरे, रेम्यूनरेशन, सॉरी। बहुत अच्छा वे है, मतलब ये नहीं तो ये। नहीं नहीं, ऑडिट में तो ऐसा ही होता है। ऑडिट में तो होता है, चलो मान लिया, बाकी ऑडिट तो चलो इजी भी है, मान लिया, बोल दिया आपने। यस। रिस्क में मेजॉरिटी ऑफ एनईडी, एंड रेमुनरेशन में 100% एनईडी। ठीक है। यस। तो अब जो मेरी ऑडिट कमेटी है उसका क्या काम होता है, लाइक रेमुनरेशन कमेटी का क्या काम होता है? रेमुनरेशन डिसाइड करना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। तो लाइक एग्जीक्यूटिव और सीनियर डायरेक्टर का, तो रेमुनरेशन कमेटी क्या देखती है कि जो ये रेमुनरेशन मिले किस बेस पे मिल रहा है, ये देखना। रेमुनरेशन जो है, अगेन लाइक क्या कहते हैं, मिक्स ऑफ लाइक फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट होना चाहिए, रेमुनरेशन ऐसा होना चाहिए जो कि मोटिवेट कर सके। रिस्क कमेटी का क्या काम होता है? लाइक कि कंपनी के ऊपर प्रिवेल करने वाले रिस्क को देखना, कंपनी के कंट्रोल सिस्टम को देखना, ये एरियाज को देखते हैं। इसमें मेजोरिटीज ऑफ एनईडीज होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि लाइक कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है देखते हैं कि एक्सपर्टाइज, जैसे कि उनको नॉलेज होती है रूटीन रेपिटेटिव कंपनी एरियाज में। अगेन फिर उसके पास मेरे पास क्या आते हैं, जो नॉमिनेशन कमेटी वाले, इसमें मेजोरिटी ऑफ एनईडी होते हैं, मतलब कि किस पर्सन को किस पोजीशन पे हायर करना है, ये इनका काम होता है। एंड देन उसके पास मेरे पास आते हैं ऑडिट कमेटी वाले। ये ऑडिट कमेटी वाले ये देखते हैं कि इसकी मेरी कंपनी जो है लाइक उसका लाइक इंटरनल कंट्रोल एरिया सही से चल रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से चल रही है। एंड अगेन इनका और क्या काम होता है, लाइक कि एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको कोई प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, ये देखना। अगेन इंटरनल ऑडिटर है वो भी इनसे कनेक्ट रह सकता है, विसल ब्लोइंग अरेंजमेंट जो है ऑडिट कमेटी वाले जो है देखते हैं। सो यस, ऑडिट कमेटी, ताकि कंपनी के अफेयर जो है इंडिपेंडेंट वे में चलते रहे, ये देखने के लिए मेरे पास ऑडिट कमेटी होती है। एंड बोर्ड में डायरेक्टर्स और इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। मिनिमम 3 एनईडी होते हैं, वैसे तो एनईडी ही होते हैं सारे इसमें। एंड लाइक उनमें से एक ऐसा पर्सन होगा जिसमें की रिसेंट फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज जो है हो। ऑडिट कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इससे हमारी पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्सिस्ट करता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। एंड अगेन एक्सटर्नल ऑडिटर से लाइक मीट करने का ये काम जो है ये करता है। ऑडिट कमेटी के क्या फायदे होते हैं? क्रेडिबिलिटी बनती है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
इंटरनल एनवायरनमेंट, कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट बढ़ता है। ये लाइक हमारे लिए फाइनेंस अरेंज करना इजी रहता है। एंड इट विल बी अ लेस बर्डन टू मीट द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। अगर देखो अगेन लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स की एक वो कैटेगरी होती है कि यस कि हमें एक ऑडिट कमेटी जो है चाहिए, तो देखो ये लिस्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, तो अगेन ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। एंड इंटरनल ऑडिटर है वो भी इनको जो है रिपोर्ट कर सकता है अगर मेरे पास जो है ऑडिट कमेटी जो है। सो दीज आर द सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ऑडिट कमेटी। सो अगेन आपके पास लाइक एरिया कैसे आ सकता है कि इसकी आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट डेफिशिएंसीज क्या क्या हैं। एंड लाइक आप एंड आपके पास जो फाइल आई हुई है उसमें ये है, ठीक है। तो लाइक आप क्या क्या कर सकते हो जैसे कि उस डेफिशिएंसीज को ठीक करने के लिए, ये भी एक एरिया आपके पास टेस्ट हो सकता है। फाइन। हाँ। इंटरनल ऑडिटर एरिया हम कल स्टार्ट करते हैं। अभी तक कुछ पूछना हो?